गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा एक छोटा, शांत और बेहद खूबसूरत गांव था शांतिनगर। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह गंगा की लहरों पर पड़ती थी तो लगता था कि चारों ओर सोना बिखरा हो। इसी गांव के एक पुराने, थोड़े जर्जर मगर साफ सुथरे घर में रहते थे प्रेमदास और उनकी पत्नी राधा। प्रेमदास अपने नाम की ही तरह थे। उनके मन में हर किसी के लिए अपार प्रेम था। वह दिल के बहुत उदार और दयालु इंसान थे, जो अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में खुशी खुशी खर्च कर देते थे। वह एक सीधे साधे भगवान के बंदे माने जाते थे। लेकिन नियति का खेल भी अजीब है। प्रेमदास जितने बड़े दिल वाले थे, उसकी पत्नी राधा ठीक उसके विपरीत थी। राधा की कंजूसी के किस्से पूरे शांतिनगर में मशहूर थे। यह एक धूप भरी दोपहर थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सविता, एक हंसमुख और मेहनती औरत, अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर एक पीतल की कटोरी में कुछ साफ कर रही थी। वह अपनी मेहनत से खरीदी गई चीज़ों की कदर करती थी। तभी राधा वहां से गुजरी। उसकी नज़रें हमेशा की तरह जमीन पर थी, मानो वह गिरी हुई कोई चीज़ तलाश रही हो। लेकिन सविता के हाथों में चमकती हुई कटोरी ने उसका ध्यान खींचा। अरे राधा काकी प्रणाम। कुछ नहीं, बस ये गेहूं साफ कर रही थी। कल ही शहर से लाई थी। वहाँ की मंडी में मुझे बहुत अच्छे गेहूं मिले इस बार। अरे वाह, शहर के गेहूं, वो भी इतने साफ। दिखा तो जरा, लबालब भरी है कटोरी तेरी। सुनना, तू तो शहर से लाई है, तेरे पास तो बहुत होंगे, एक ही तो कटोरी है। जरा सी बस एक मुट्ठी गेहूं मुझे दे दे। आज तो मैंने सोचा था कि हमारे घर में वही रूखी सूखी बाजरे की रोटी बनेगी, पर अब इस शहर के गेहूं की खुशबू ने तो मेरा मन ही बदल दिया। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं भी एक बार शहर के गेहूं का स्वाद चखूं। अरे काकी, शहर के गेहूं तो बहुत महंगे आते हैं, और आप एक मुट्ठी गेहूं मांग रही हैं, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। सविता को राधा की आदतें पता थी, पर उसे मना करना अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन झिझक रही थी। चलिए, ले जाइए। राधा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपने दुपट्टे का पल्लू फैलाया और सविता की कटोरी से एक मुट्ठी नहीं बल्कि 3-4 मुट्ठी गेहूं झट से निकाल लिए। सविता की कटोरी लगभग आधी खाली हो गई। सविता बेचारी हैरान परेशान अपनी आधी खाली कटोरी की ओर देख रही थी। अच्छा सविता, सुन, तेरे पास थोड़ा गुड़ होगा क्या? मेरा तो गुड़ एकदम ख़त्म हो गया है और अभी तो मेरा बाज़ार जाने का बिल्कुल मन नहीं। थोड़ा सा गुड़ दे दे, बस एक टुकड़ा, आज चाय में डालने के लिए। हाँ काकी, गुड़ गुड़ तो है मेरे पास, अभी लेके आई। बस थोड़ा सा ही देना, ज़्यादा नहीं। सविता अंदर गई और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा ले आई। काकी, ये रुमाल ये तो बिल्कुल बेकार हो गई है, इसे फेंक क्यों नहीं देती। फेंक दूं? अरे नहीं, ये रुमाल तो बड़ी सुंदर है। तूने तो इसे फेंक दिया था, पर मैंने इसे धोकर नया बना लिया। तू भी अगर कुछ और फेंकना चाहे तो फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं उससे कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। काकी, अगली बार जब आप मुझे मिलेंगी तो मैं अपना रास्ता ही बदल लूँगी। आपसे बात करना ही बेकार है। अरे रास्ता क्यों बदलेगी? भागते भागते जाएगी तो तेरी चप्पलें खिंच जाएंगी, पैसे बर्बाद होंगे। मेरी बात मान और धीरे चल। राधा वहाँ से चली गई, पर सविता का मन अभी भी गुस्से में भरा हुआ था। अगली सुबह की हल्की ठंडक थी। घर के छोटे से आंगन में प्रेमदास जी एक चटाई पर बैठे थे। वह हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन भूख और ठंड की वजह से उसका गला सूख रहा था। ओ राधा, सुबह हुई कितनी देर हो गई? मैंने कहा था ना, थोड़ा गर्म पानी करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल कर दे दो। जल्दी दो तो अच्छा होगा, गला सूख रहा है मेरा। राधा रसोई से बाहर आई। अरे बाबा, रुकिए ना, ला तो रही हूँ। सब्र का फल मीठा होता है। चूल्हे में सिर्फ एक लकड़ी जलाकर आग जलाई है, उसी पर धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। एक लकड़ी? एक लकड़ी से तो पानी गर्म होने में सदियां लग जाएंगी।
ज़्यादा लकड़ियाँ जला देती। ज़्यादा लकड़ियाँ जलाऊंगी तो सब जलकर राख हो जाएगा और लकड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हें क्या पता लकड़ियाँ कितनी मुश्किल से आती हैं। अगर लकड़ी ख़त्म हो गई है तो मैं जंगल से और ले आऊँगा, पर इस ठंड में बिना चाय पानी के कितनी देर बैठा रहूं? दूध निकाले भी इतना वक्त हो गया है। क्या एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है? राधा रसोई से बाहर आई और प्रेमदास के सामने एक कप गर्म पानी रख दिया। पानी में बस हल्की सी गुड़ की महक थी। रंग बिल्कुल साफ था। अरे अरे राधा, इसमें गुड़ डाला भी है या फिर शक्ल दिखाई है उसकी? इसमें गुड़ का तो स्वाद ही नहीं है, ये मीठी ही नहीं है, बस गर्म पानी लग रहा है। आपको पता है गुड़ का भाव क्या है? 20 रुपये किलो। इतना महंगा गुड़ क्या मैं पानी में घोल दूं? मैंने तो गुड़ की डली को धागे से बांधकर बस 2 बार गर्म पानी में डुबोया है और बाहर निकाल लिया। उतना मीठा काफ़ी है। कम मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा मीठा खाकर बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर के पैसे कौन देगा? अरे ओ किस्मत की मारी, अरे गुड़ तो सिर्फ 2 बार डुबो कर निकाल लिया है, ये मीठी कहाँ से होगी? तभी मैं सोचूं ये पानी गरम गरम ही क्यों लग रहा है, गुड़ का स्वाद तो है ही नहीं इसमें। अरे क्या इतने से काम चलेगा क्या? मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ, खेत में पसीना बहाता हूँ, तुम क्या मुझे भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती हो क्या? इतने भी दिन खराब नहीं है हमारे। अगर आज ही सब कमाया हुआ खा लेंगे तो बुढ़ापे में हमारे पास क्या बचेगा? आज की बचत ही कल काम आएगी। खर्च करने से सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो बस उड़ाना आता है। खैर छोड़ो, अब बहस करने से क्या कोई फायदा है? तुम तो वैसे के वैसे ही रहोगी। मुझे बहुत भूख लगी है, चाय नहीं तो खाना तो खिला ही सकती हो, खाना खिला दो। उसके लिए कल रात खाना बचना भी तो चाहिए था। मैंने हिसाब से उतना ही बनाया जितना हम दोनों के लिए काफ़ी हो। अगर और चाहिए तो चावल का पानी रखा है, पीकर चले जाइए। चावल का पानी? क्या मैं कोई बीमार लगता हूँ जो रोज की रोज चावल का पानी पीऊँ? मुझे खेत में जाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुदाल चलानी पड़ती है। क्या मैं चावल के पानी पीकर वो सब कुछ कर पाऊंगा? बहुत ताकतवर होता है। राधा, जाकर चावल बना लो, मैं चावल खाकर खेत में चला जाऊंगा। अब फिर से चावल बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। लकड़ियाँ और चावल दोनों बर्बाद होंगे। मैं दोपहर को ही खाना बनाऊंगी। जब तक आप यही चावल का पानी पीकर काम चलाइए। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। अरे ठीक है राधा, ठीक है। तुमसे कोई आज तक बातों में जीत पाया है जो मैं आज जीतूंगा? राधा रसोई में चली गई। प्रेमदास जी खुद ही अपनी धोती सिलने लगे। उसी समय शहर के एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में नाथुराम, एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी, अपने मुनीम रामू के साथ बैठे थे और चारों ओर महंगी चीजें और चकाचौंध थी, लेकिन नाथुराम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। देखा रामू, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। उम्र बढ़ती जा रही है और बीमारियां घेर रही हैं। मेरे अब गिनती के दिन रह गए हैं। इतनी धन दौलत है पर इसका क्या फ़ायदा? मेरा कोई वारिस नहीं है। सरकार, ऐसा मत कहिए, आप अभी बहुत साल जिएंगे। नहीं रामू, मैं जानता हूँ मेरी मौत नज़दीक है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी सारी जायदाद किसी सही इंसान के नाम कर दूँ और मेरे पास अपने भांजे प्रेमदास के अलावा और कोई नहीं है। वो सीधा और सच्चा इंसान है। सरकार, प्रेमदास बाबू तो बहुत सीधे इंसान हैं। वो आपकी सेवा करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी राधा, उनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। हाँ, वो तो ठीक है। मैंने भी सुना है कि उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही कंजूस है, लेकिन शायद वो प्रेमदास की वजह से सुधर गई हो। खैर,
कल हम उनके गांव चलेंगे और उन्होंने मेरे अच्छे से ख्याल रखा, मेहमान नवाजी की और सबसे ज़रूरी मुझे अच्छा खाना खिलाया। तो कल ही वकील को बुलाकर सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम कर दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं, अब बस थोड़ा सा प्यार और अच्छा खाना चाहिए। सरकार, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका मालिक, आप फिक्र ना करें। खून का रिश्ता आखिर खून का ही तो होता है। वो लोग आपकी बहुत सेवा करेंगे, उन्हें आपकी जायदाद से इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अभी तक ऐसे शांत अपने घर पे नहीं बैठे होते, वो आपके पास आकर रहने लगते। उम्मीद तो यही है, देखते हैं नसीब में क्या लिखा है। चलो कल की तैयारी करो। ठीक है मालिक, मैं जाने की व्यवस्था करता हूँ। प्रेमदास जी खेत से लौट रहे थे। वह बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अरे राधा, अरे ओ राधा, अरे जल्दी बाहर आओ। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्या बात है जी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? रास्ते में कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे पैसे से भी बड़ी बात है। अरे शहर में जो हमारे मामा जमींदार नाथूराम रहते हैं ना, अरे वो कल हमारे गांव आ रहे हैं। क्या? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमसे मिलने। क्या यहाँ आकर मुफ्त का खाना खाने आ रहे हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, उनको मना कर दो। वैसे कितने दिन के लिए आ रहे हैं वो? अरे पूरी बात तो सुनो। अरे उनकी कोई औलाद नहीं है और एकलौता मैं ही उनका परिवार हूँ। और उससे भी अच्छी बात ये है कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी जायदाद का वारिस अभी कोई नहीं है। अगर हमने उनकी अच्छी खातिरदारी की तो उनका हमसे लगाव बढ़ जाएगा और हो सकता है वो अपनी सारी जायदाद फिर हमारे नाम ही कर दें। क्या सच में? कितनी जायदाद है उनके पास? मैंने सुना है कि उनके पास 50 एकड़ जमीन है और तो और शहर में उनके 2 बड़े घर हैं और पता नहीं कितने संदूक भर के गहने रखे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ तुम उनकी अच्छी से खातिरदारी करो ताकि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर सकें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना राधा। लेकिन क्या? बताइए ना, क्या करना होगा? उन्हें खाने का बहुत शौक है और खासकर देसी घी के बने पकवान चाहिए उन्हें, इसीलिए वो गांव आ रहे हैं। उन्होंने कहा था अब शहर के खाने में वो बात नहीं है जो गांव के खाने में होती है। अगर खाना अच्छा मिला तो ही वो खुश होंगे, हाँ, वरना फिर समझ लो वो गुस्सा होकर वापस चले जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हे भगवान, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। असली घी 700 रुपये किलो है। अरे पगली, अगर तू 1 रुपया भी खर्च करेगी तो तुझे 1 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। हाँ, अब तू सोच ले, तुझे संपत्ति चाहिए या नहीं। ठीक है, जायदाद के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो मैंने खुद भी कभी नहीं खाया हो, लेकिन घी? हाँ, असली घी की रोटियां और सब्जी भी होनी चाहिए ताजा। राधा बेमन से बाजार की ओर चली गई। उसका दिल हर कदम पर टूट रहा था। वह सब्जी वाले के पास पहुंची। ए सब्जी वाले, ये बैगन क्या भाव दिए? ताज़ा लग रहे हैं। ताजा बैंगन है माँ जी, 50 रुपए किलो। 50 रुपये? बगल वाले गांव में तो 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। बहुत महंगा बोल रहे हो भाई, मैं इतना नहीं दूंगी। माँ जी, आप जिस बैंगन के बारे में बात कर रहे हो वो 30 रुपए के मुरझाए हुए बैंगन के भाव हैं। अच्छा, वो जो टोकरी के पीछे रखा है, हाँ, वही दे दो। 20 रुपये किलो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। मुरझा गए हैं तो क्या, सब्जी में पकने के बाद किसी को क्या पता चलेगा, पर वजन सही करना, कम हुआ तो देख लेना, पैसे नहीं दूंगी। सब्जी वाले ने बेमन से मुरझाए हुए बैंगन तोल दिए। राधा खुश थी कि उसने 30 रुपये बचा लिए। राधा बाजार से वापस घर आई। उसे लग रहा था कि उसने बहुत पैसा बचा लिया है। अगले दिन नाथुराम प्रेमदास के घर पहुंच गए थे और प्रेमदास ने उनका जोरदार स्वागत किया। घर को थोड़ा साफ सुथरा किया गया था। अरे आइए मामा जी, आइए, अंदर आइए। आपके लिए मेरी पत्नी राधा ने
सुबह से बहुत सारे पकवान बना रखे हैं। आज तो घर में त्योहार जैसा माहौल है। राधा, अरे राधा, मामा जी आए हैं, उनके लिए खाना तो लगाओ। अभी परोसती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। राधा ने दोनों का खाना परोस दिया। अरे प्रेमदास, ये क्या हुआ मामा जी? बैंगन ऐसे क्यों दिख रहे हैं? ये ताज़ा नहीं लग रहे मेरे को। इनका स्वाद कुछ अजीब है और ये थोड़े मुरझाए हुए भी लग रहे हैं मेरे को। अरे नहीं मामा जी, ये एक नई किस्म की बैंगन है। इन्हें शहरी बैंगन कहते हैं। शायद आपको इसका स्वाद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये गांव के बैंगन जैसे नहीं हैं, पर ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो अच्छा भाई, देखो मेरे को ये बैंगन की सब्जी तो पसंद नहीं आई, तो काम करता हूँ, मैं ये दाल में ही घी डालकर आज का गुजारा कर लेता हूँ। वैसे भी घी तो मुझे बहुत पसंद है। प्रेमदास, जाओ थोड़ा घी और लेके आओ। ये शुद्ध गाय का ही घी है, पर शायद आजकल की गाय ठीक से चारा नहीं खाती। अरे प्रेमदास, अरे घी है या कुछ और? ये तो जुबान पर चिपक रहा है और इसमें तो अजीब सी महक भी आ रही है। ये तो बिल्कुल भी असली घी जैसा स्वाद नहीं दे रहा। अरे राधा, अरे क्या तुमने असली घी लिया था? मुझे क्या पता, मैंने तो ठीक ही बनाया था। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी। मामा जी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें स्वाद नहीं आ रहा। अरे छी छी छी, अरे ये सांभर है या सिरका? अरे कितना खट्टा है, इसमें इमली डाली है या कुछ और? अरे प्रेमदास भाई, पानी लेके आओ, मेरा तो सारा मुंह खराब हो गया। राधा, अरे ये सब क्या है? खाना इतना बुरा क्यों बनाया है? मामा जी के लिए तुमने ऐसा खाना बनाया? प्रेमदास, मैं सब समझ गया। इस औरत ने घी की जगह डालडा और सड़े हुए बैंगन खिलाए हैं मुझे, और ऊपर से मुझे लगा था कि बैंगन थोड़े मुरझाए हुए होंगे, तो क्या पकने के बाद सब ठीक हो जाएगा। झूठ भी बोल रही है प्रेमदास। मामा जी, इससे गलती हो गई, ये इसे समझ नहीं। जो लोग घर आए मेहमान को ठीक से खाना नहीं खिला सकते, वो कल मेरी जायदाद पाकर दूसरों का क्या भला करेंगे। जायदाद का हकदार सिर्फ वो होता है जो दूसरे की सेवा करना जानता हो, जिसके दिल में मेहमान के लिए प्यार और आदर हो। प्रेमदास, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों और अनाथों को बांट दूंगा। कम से कम उनका भला तो होगा, वो लोग मुझे प्यार तो देंगे। नाथूराम ये कहकर वहां से चले गए। प्रेमदास जी आंगन में चटाई पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरा दुख और निराशा थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राधा रसोई में बैठी रो रही थी। प्रेमदास जी उठकर राधा के पास गए। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख था। अरे देखा राधा, देखा तूने, देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। मुझे लगा बैंगन थोड़े मुरझाए हुए होंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पकने के बाद सब ठीक हो जाएगा। किसी को क्या ही पता चलेगा कि देसी घी है कि डालडा। मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। मामा जी इतने नाराज हो जाएंगे। 100 करोड़ की जायदाद हमेशा हमेशा के लिए चली गई, सिर्फ 20 रुपए बचाने के चक्कर में। क्या ये 20 रुपए तुझे वो जायदाद दिला सकते थे जो मामा जी हमारे लिए सोच कर आए थे? अरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है राधा। मेहमान घर आए तो उसका स्वागत दिल से और प्यार से करना चाहिए, चीज़ों की कीमत से नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती, तुमने दिल से खिलाया होता, चाहे रूखा सूखा ही क्यों ना। तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है, तुम मेहमान तक को अच्छा खाना नहीं खिला पाई। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैंने तो जैसे तैसे आज तक तुम्हारे हाथ से रूखा सूखा खाया ही खाया। मैंने नहीं सोचा था तुम हमारे मेहमान को भी ऐसा खाना खिलाओगी।